तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आज जैव विकास से मुख्यतः आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला देखेंगे प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, ठीक है, अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैव जैव विकास। विकास कहते हैं। ठीक है, तो जैव विकास का डिफिनेशन अगर सिंपल सा अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा? तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, ठीक है, अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को मतलब क्या बोलते हैं? जैव विकास बोलते हैं। ठीक है, ध्यान, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, ठीक, कायिक एवं, ठीक है, रासायनिक एवं घूर्णीय विकास, वितरण आदि के विशेष क्रम एवं आपसी संबंध के आधार पर मतलब सिद्ध किया गया है। ठीक है, सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे जीवों में जैव विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जीव जंतुओं की, ठीक है, रचना कायिक एवं, ठीक है, रासायनिक घूर्णीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम एवं आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ लोगों ने अपनी जैव विकास की परिकल्पनाओं को मतलब वो किया है उसके बारे में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि से बात की, जैसे लैमार्क हो गया, डार्विन हो गया, बैलेस हो गया, डीब्रीज हो गया, आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ऊपर का जो बातें जो लिखी गई थी उसको आप भूल जाइए। ठीक है, आप देखेंगे नीचे हम लोग को जो सीधे सीधे पूछा लैमार्क का क्या सिद्धांत था, डार्विन का क्या सिद्धांत था, वो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे सबसे पहले वर्गीकरण से प्रमाण प्राप्त होता है, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण है, अवशोषी अंगों से प्रमाण है, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण है। ठीक है, पूर्वजता से प्रमाण है। ठीक है, तुलनात्मक भौतिकी के प्रमाण है। तो ये सारे प्रमाण दिए हुए, उसी के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए जी सर। होमोजेनियस ऑर्गन्स क्या होता है? समजात अंग क्या होता है? समजात अंग। ठीक है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए, ठीक है, उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमानता दिखाई देती है, परंतु मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे समजात अंग का डिफिनेशन क्या था, तो देखेंगे ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं। ठीक है, काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन में समाप्त होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समजात अंग का उदाहरण के लिए सील, सील समझते? सील के फ्लिपर, सील समझते क्या होता है? सील समुद्र में पाई जाने वाली एक प्राणी होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखे होंगे आप लोग सील जरूर, मछली जैसा दिखता है लेकिन मछली होता नहीं। ठीक है, सर चमगादड़ के मैंने भी पंख। तो हम्म। मैं अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ाइए। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम मनुष्य के हाथ का जो मौलिक रचना जो होता है ना, वो भी समजात में आती है। ठीक है, घोड़े जी की सर। अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। ठीक है, ये सारे सारे समजात के मतलब क्या है? एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर से उदाहरण। एक बार देख लीजिए, शील के फ्लिपर हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, घोड़े की अगली टांग हो गई, बिल्ली का पंजा, एक मनुष्य के हाथ की एवं मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन सभी में, ठीक है, ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, ठीक है, काल्पस, ठीक है, मेटा काल्पस आदि अस्थियां होती है। सारे क्या है? हड्डिया के मतलब क्या है? टाइप्स है। ठीक है, ह्यूमेरस हो गया, रेडियो अल्ना हो गया, काल्पस हो गया, मेटा काल्पस हो गया। आवाज जहां सारे बंद कर लीजिए। ठीक है, मेटाकाल्पस हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्या अस्थियां इनमें पाई जाती है समजात वालों में। ठीक है, इनका जी भौर सर। इनका इनका भौतिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े के टांग दौड़ने के लिए, तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए क्या होता है? अनुकूलित होता है। ठीक है, ये सारा जो आपने जो जी देखा है किसके एग्जाम्पल है? तो सारे समजात। ठीक है, समझाता ध्यान हूँ। में रखेंगे। आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे क्या प्रश्न है। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, समरूप अंग होता है। क्या होता है उसके बाद? तो समरूप अंग देखेंगे, इसमें क्या आता है उसको भी जरा समझेंगे। अब देखेंगे ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए, ठीक है, उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं घूर्णीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण तितली, पंछियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं। ठीक है, पंछियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं और देखने में क्या लगते हैं? एक समान लगते थे। सारे के सारे समरूप अंग के एग्जाम्पल है, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से देखने में होती, मतलब अलग अलग तरीके से इनकी उत्पत्ति होती है। जैसे तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज के द्वारा निर्माण होता है। पक्षियों की पंख की रचना इनकी अग्र पादों पर परों द्वारा होता है। चमगादड़ की पंख की रचना
हाथ की 4 लंबी अंगुली होता था, धड़ के बीच मतलब फैली त्वचा से होती है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी पीडीएफ को डाल दिया है, ठीक है। इसको लूसेंट का हम लोग क्या करना है, 3 बार 4 बार हूबहू मतलब पढ़ जाना, ताकि चीजें हमको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। और ये आपका होमवर्क ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। होमवर्क ग्रुप से इसको ले लीजिए और सभी लोग इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। पढ़ के आए कीजिएगा ना, मैं बार बार बोलता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। या तो किताब है तो किताब से पढ़ कर आया कीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ इसीलिए आप लोग को बना देता हूँ, ठीक है। होमवर्क ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग होमवर्क ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी पीडीएफ मैं डालूं क्लास के रिलेटेड, वहां पे आपको मिलते रहे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग पीडीएफ होमवर्क ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइए। मनुष्य में अगर बात करेंगे ना, मनुष्य में, ठीक है। चलिए उससे सबसे पहले देखेंगे अवशोषी अंग क्या होता है, अवशेषी अंग क्या होता है। तो ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों के में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में, ठीक है, बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाता है। हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप हो जाता है, ठीक है। अवशेषी अंग कहलाता है। उदाहरण के लिए कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, त्वचा का बाल देखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बर्मी फॉर्म, ठीक है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये सारे के सारे मतलब क्या, अवशेषी अंग है, ठीक है। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग आपको देखने को मिलते हैं। अवशेषी अंग का जी सर। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल इसको पढ़ लीजिए। अवशेषी अंग का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कर्ण पल्लव पल्लव, जिसको पिंड त्वचा का कहते हैं, बाल, त्वचा के बाल हो जाएंगे, बर्मी बर्मी फॉर्म फॉर्म। अपेंडिक्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे मतलब क्या होते हैं, जैसे देखते होंगे बहुत सारे बच्चे वगैरह के जन्म लेते हैं, देखिए बहुत सारा उनके त्वचा पे बाल होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जी स्वतः सर। मतलब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। वो अवशेषी अंग में आते हैं। अब मनुष्य में लगभग 100 अवशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे कुछ हम्म। सिंपल प्रश्न, इसको जरा लिखेंगे। सब प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे, साइनोबैक्टीरियम, कौन थे। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव की बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे, तो क्या बताएंगे, साइनोबैक्टीरियम। क्या हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरियम, ठीक है। ध्यान में रखिए, साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन हो जाएंगे, तो साइनोबैक्टीरियम, ठीक है। पक्षियों का विकास मतलब किससे हुआ, तो क्या बताएंगे, सरीसृप से हुआ। किससे हुआ पक्षियों का सरीसृप होते विकास, हैं। सरीसृप। सरीसृप से हुआ, ठीक सरीसृप है। से सर। और बात करें डायनासोर क्या था, डायनासोर क्या था, तो सरीसृप था। बहुत सारे सरीसृप ऐसे भी मिले, दे कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं वो, ठीक है। जल स्तर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ, ठीक है। अगर पूछेगा जल स्तर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ, तो क्या बताएंगे, तो मत्स्य मत्स्य वर्ग से वर्ग हुआ, से। ठीक है। मत्स्य ध्यान में वर्ग रखेंगे। से। बात करेंगे पक्षियों का विकास मतलब किससे हुआ है, तो क्या बताएंगे, सरीसृप। सरीसृप। ध्यान में, सरीसृपों से हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे, तो क्या बताएंगे, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। बहुत साइनोबैक्टीरिया। सुना। अस्थनि वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ, अस्थनि वर्ग के जंतुओं का विकास किससे हुआ, तो क्या उसका भी बताएंगे, सरीसृप से ही। अस्थनि सरीसृप वर्ग से। के, ठीक है। ध्यान में, सरीसृप से हुआ, ठीक है। अब हम चलेंगे जीवाश्म देखेंगे। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म को जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म को जरा समझने की कोशिश करेंगे। जीवाश्म एक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष है जो हमारे पृथ्वी पे विद्यमान थे। क्या थे, जीवाश्म के बारे में क्या बताएंगे, तो ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी पे विद्यमान थे, परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, ठीक है। भूपटल की चट्टानों हम्म। से परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं जी अभी सर। स्क्रीन शेयर करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से दिवाली के बाद, ठीक है, दिवाली के बाद बीपीएससी पेड ग्रुप में बीपीएससी पूरा फाउंडेशन कोर्स, एक जीके का पूरा फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, जो कि आने वाले टीचर का जो एग्जाम है, जो ट्री 2.0 होने वाला, उसमें संपूर्ण जीके की तैयारी करा देगी। बैच की वैलिडिटी 1.5 साल तक रहेगी। मेन सेंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ग्रुप में डाला हुआ है, जो इच्छुक लोग होंगे वो पेमेंट करके आराम से शामिल हो सकते हैं। दिवाली के बाद फाउंडेशन बैच शामिल होगी, जिसमें आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाएगा, एम लक्ष्मीकांत पढ़ाया जाएगा। टीचर वाले एग्जाम के लिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट को आपको करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे हम्म। से एग्जाम दे पाए, ठीक है। बीपीएससी के लिए प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइए, 20 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। 5 लोग और जुड़ेंगे, उसके बाद 25 लोगों के बाद फी को हाई करके 499 कर दिया जाएगा, मात्र 399 पे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर इन्फॉर्मेशन एक के लिए मिनट। मुझे मैसेज कर हेलो सकते हैं। सर, बोलिए। एक मिनट सर, फी दूसरे मोबाइल से पे नहीं कर सकते हैं? किसी भी मोबाइल से पे कर एक ही सकते हैं, मोबाइल। मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपना नाम लिखकर। किसी भी मोबाइल से आपको पे करना है, किसी भी मोबाइल से पे कर लीजिए, ठीक है। एक अच्छी बात है, बहुत सारे लोग ठीक। टीचर का आ रहा था, तो मैंने जीके का फाउंडेशन बैच उसमें शामिल कर दिया है।
और उसमें आपको लगभग पूरा तो सर जीके जीके वगैरह सब कुछ जीके का कवर करवा दिया फाउंडेशन जाएगा। बैच कब से करेंगे सर? छठ पूजा के दिवाली बाद? के बाद, दिवाली छठ पूजा के बाद होगा 20 तारीख से, ठीक है। 20 तारीख तक उसमें एडमिशन ओपन है, सभी लोग जुड़िए। 20 तारीख के बाद फी भरा के 699 कर दिया जाएगा, ठीक है। सर 20 7 तारीख तारीख तक से तो एडमिशन ओपन एग्जाम है। ही है। कौन सा 7 एग्जाम तारीख 7 से तो एग्जाम है तारीख को सर है? फिर। 7 हेलो, तारीख अब दोबारा आएगा क्या? नहीं सर 7 7 तारीख बीत दिसंबर गई को ना। बीपीएससी ट्री 2 का एग्जाम है। ठीक है, 15 दिन समय बचेगा ना, 15 दिन में जीके का फाउंडेशन करा दूंगा, जो कि एग्जाम में आपको बहुत दिन आएगा, ठीक है। ट्री वाले लोग जुड़िए हमसे, 15 दिन आप हमसे पढ़ के देखिए, ठीक है, फिर बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। 15 दिन में हम प्रॉपर जीके करवा देंगे। क्लास से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। एक बार केवल सिलेबस शेयर कर दीजिए, प्रॉपर जीके का तैयारी आपका फाउंडेशन 15 दिन का हम आप लोग के लिए प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। होगा मेरे साथ आपको 2 से 2.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ जाइए। सर तो सर टाइम इस तरह से कीजिएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी टीचर है तो टाइम मैंने दिन में तो हो नहीं सकेगा 9 से। ठीक 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 ठीक, हम सब समझते हैं, हम उसी हिसाब से समय को रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाकी जो इच्छुक लोग हैं मैसेज कर लीजिए, होमवर्क ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब चलेंगे जब, हमको नहीं लगता 7 दिसंबर सबका एग्जाम होने वाला है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हो नहीं होगा, हमको लगता है ऐसा, ठीक है। अतुल प्रसाद के कोई भरोसा नहीं है सर, कुछ भी कर सकते हैं। सर बीपीएससी है, कुछ भी ठीक है। हो सकता है। हाँ ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई है। होमवर्क ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। टीचर वाले बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। हम 15 से 20 दिन के लिए क्रैश कोर्स टीचर वालों के लिए लेकर हमारे प्रॉपर टीचर वालों के लिए, ठीक है। पूरा 15 से 20 दिन में टीचर का प्रॉपर रिवीजन सिलेबस आप लोग को करवा दूंगा जीके जीएस का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे जीवाश्म विज्ञान की बात करेंगे तो क्या कहते हैं सर। एक मिनट सर +2 लेवल का सर जीके जीएस बहुत टफ आया था इस बार एग्जाम में, ट्री 1 में, तो उस लेवल का असर करा दीजिएगा। अरे जीके जीएस कितना भी टफ आएगा ना, हम जो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। मेरा जुड़ी हुई है ना, कितना दिन से तो जान ही रही है मुझे, उससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है, उसका चिंता मत करिए। सर हम 8-10 दिन से जुड़े हुए, ज्यादा नहीं। क्या आपने बताया था? हाँ ठीक है, तो जो पहले से जुड़े हुए उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप लोगों ने बहुत बार मतलब पढ़ा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप लोग जानते हैं, हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। लेकिन सबसे पहले लैमार्कवाद देखेंगे। तो लैमार्कवाद जो था वो जैव विकास से संबंधित है, लेकिन लैमार्कवाद का सिद्धांत है लैमार्क ने दिया था। कभी कभी साल पूछता है, 1809 याद रखिएगा। पुस्तक का नाम पूछेगा, पुस्तक का नाम ध्यान में रखिए, क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है उसका? फिलोसफिक जूलॉजिक। क्या नाम है इसका पुस्तक का नाम? फिलोसफिक जियोलॉजिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम पूछ देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। इस सिद्धांत मतलब लैमार्कवाद का जो थ्योरी है, लैमार्क जो थ्योरी है, लैमार्क की किस पुस्तक में प्रकाशित हुई, तो क्या बताएंगे? थियोसॉफिकल बता रहा, फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? तो बात करेंगे इन सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं, ठीक है, इनके अंगों में सतत बड़े होने रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव मतलब क्या देखने को आपको मिलता है? इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जीवन में बात करेंगे, जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग की बात करेंगे, घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग वाले अंगों का विकास मतलब कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जिराफ सबसे ज्यादा अपने किस अंग का प्रयोग करेगा? गर्दन का प्रयोग करेगा। क्यों गर्दन का प्रयोग करेगा? तो खाना खाने के लिए गर्दन ऊपर उठाएगा, ठीक है, इसलिए जिराफ का गर्दन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिराफ का गर्दन क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिराफ जो है गर्दन का ज्यादा प्रयोग करेगा, क्योंकि मतलब भोजन करने के लिए, क्योंकि पैर का डाली ऊंची होती है। तो इसी वजह से आप देखोगे जिराफ का जो सबसे अधिक जो अंग जो प्रयोग होता है, गर्दन प्रयोग होता है। इसमें जिस अंग का प्रयोग ज्यादातर होगा, ठीक है, उस अंग का प्रयोग मतलब क्या होता है? ध्यान, जिससे आप लोग का देखिएगा, आप लोग का दाएं हाथ ज्यादा मजबूत है कि बाएं हाथ ज्यादा मजबूत है? अब ये अलग अलग हो सकता है, किसी का दायां हो सकता है, किसी का बायां हो सकता है, डिपेंड करते हो राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है। किसी का लेफ्ट हैंड ज्यादा मजबूत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लेफ्ट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड का ज्यादा प्रयोग करते होंगे। लेकिन जो राइट हैंड वाला जो व्यक्ति होगा, किसी को भारी सामान उठाना होगा तो लेफ्ट हैंड से उठाओगे कि राइट हैंड से उठाओगे? जाहिर से सडन मतलब राइट हैंड की तरफ चला जाता है हमारे ध्यान, तो वो भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं से लैमार्कवाद की चीजों से संबंधित है, ठीक है, समझ रहे हैं ना चीजों को?
यहाँ पे देखेंगे अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास मतलब कम होने लगता है, ठीक है। इसे अंगों का कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का मतलब लंबा होना जो है इसी का रीजन है, ठीक है। तो लैमार्क बाद ने इस सिद्धांत को दिया है, ध्यान में रखिएगा, 1809 में दिया है, ठीक है। फिलोसफिक जूलॉजिकल में दिया है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये थ्योरी नहीं भी याद रखेंगे, लेकिन अगर ये कभी पूछ दे कि जिराफ का गर्दन लंबा होना किस सिद्धांत की वजह से, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? तो लैमार्कवाद, क्या बताएंगे? लैमार्कवाद, ठीक है। अगर पूछेगा से लैमार्कवाद की बात करेंगे, डार्विनवाद की बात करेंगे, इसी उत्परिवर्तनवाद की बात करेंगे, तीनों सिद्धांत किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे? तो जैव विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विकास से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब उपार्जित लक्ष्यों का अध्ययन जो होता है क्या बोलते हैं उसको? टोंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये भी प्रश्न पूछा हुआ, क्या बोलते हैं उसको? टोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टोंटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। तो आपने अभी क्या पढ़ा? लैमार्कवाद पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डार्विनवाद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग चलेंगे अब डार्विनवाद की तरफ, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे डार्विनवाद क्या होता है, ठीक है। तो जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सर्वाधिक मतलब प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहते हैं? डार्विन को कहते हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे, जी सर। 1809 से 82 तक जीवन काल रहा है। उन्होंने 1831 में बीगल नाम का विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, गहराई से पूछा हुआ प्रश्न है, किसी एग्जाम में पूछ सकता है। डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज से पूरे विश्व का मतलब, कि देखिए एग्जाम इतना ना प्रश्न पूछ चुका है ना, सब जो एग्जामिनर जो उनके पास नया प्रश्न नहीं है, पढ़ने का साधन इतना ज्यादा हो गया। आज से हम लोग 10 साल पहले तैयारी करते थे तो उस समय केवल किरण पब्लिकेशन की किताब आती थी, सेट वगैरह उसी का मिलता था, और 75 को किसी कंपनी की सेट नहीं होती थी। मार्केट में किरण चलता था या फिर किरण के बजाय स्पार्क, दो ही ऑप्शन, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं, ठीक है। 15-16 के आसपास में जाके मतलब एक तरह का आपको देख रहे इवोल्यूशन देखने को मिलता है। बहुत सारा मतलब मार्केट में सेट वगैरह आ गया, बहुत सारा मटेरियल आ गया, अब तो यूट्यूब वगैरह है, बहुत सारा माध्यम हो गया। तो पहले प्रश्न का लेवल कम होने का रीजन यही था, लेकिन अब बच्चों ने भी सब कुछ रट लिया है। एग्जामिनर कोई बच्चा पूछे तो पूछे क्या, तो वो यही फालतू प्रश्न सब पूछता है। तो बताओ सब, मतलब डार्विनवाद से संबंधित जो डार्विन जो था उसने पूरे विश्व की यात्रा किया था, किस जहाज से किया था? अब बताइए इसके क्या वास्तविकता है? महात्मा गांधी किस जहाज से गए, वो लंदन, उस हमको क्या लेना देना है, ठीक है। लेकिन अब ये सब प्रश्न क्या होता है, पूछा जाता है बीगल नामक जहाज से क्या किया, पूरे विश्व का मतलब क्या किया था, सर्वेक्षण किया था। क्या नाम था इनका? डार्विन। कब किया था? 1831 में, ठीक है। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर, ठीक है, संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक जीवों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों में जीवन पर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो ये संघर्ष मतलब क्या होता है? सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सजातीय संघर्ष भी करते हैं, अंतरजातीय संघर्ष भी करते हैं और पर्यावरणीय संघर्ष भी करते हैं, ठीक है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते, ये विभिन्नताएं हैं, इन्हें इनके लिए लाभदायक ये विभिन्नताएं हैं, इन्हें इनके जनकों से मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम से मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। मतलब कुछ विभिन्नताएं जो होती है जीवन में मतलब क्या होता है? संघर्ष के लिए मतलब क्या होती है? लाभदायक होती है। तो कुछ जो होती है हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वो बहुमुखी जीवन संघर्ष में क्या होते हैं? सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय के बाद उत्पन्न जीवधारुओं के लक्ष्य मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई मतलब क्या हो जाती है? प्रजाति मतलब बन जाती है। जैसे बात करेंगे, जैसे किसी मछली से मतलब बंदर की उत्पत्ति होती है, बंदर से मतलब वही आगे चल के होमोसेपियंस बनेगा। तो ऐसे करके चेंजिंग आपको देखने को मतलब सबसे पहले जो उत्पत्ति धरती पे मानी जाती है मीन मछली की उत्पत्ति मानी जाती है, उनसे मतलब होमोसेपियंस बना, ऐसे ऐसे कर करके मतलब क्या होता है? मनुष्य बन गया पूरी तरीके से। आप लोग बचपन में किताब पढ़े होंगे तो देखते हुएगा मतलब कैसे कैसे दिखा रहता था, ठीक है ना। पहले बंदर रहता है, चल नहीं पाता, फिर धीरे से खड़ा होता, फिर लकड़ी पकड़ के होता, फिर मतलब नॉर्मली चलने लगता है, ठीक है। वही है। अब यहाँ पे नियो डार्विनिज्म की बात करें, नव डार्विनवाद क्या है? तो डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को, ठीक है, जीवन दान के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है।
इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ मतलब क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक की बात करें, विविधता कारक हो सकती है, उत्परिवर्तन कारण हो सकती है, प्रकृति वरण कारण हो सकती है, जनन हो सकती है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछेगा नव डार्विनवाद के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किसी जाति पर नई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे एक जाति से कई नई जाति बन जाती है। तो इनमें से कौन सा कारक उपस्थित नहीं है? ठीक है, तो 4 कारक होता है। एक विविधता होता है, बायोडाइवर्सिटी, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण और जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। कॉल आ गई थी। आवाज आ रही है अभी? जी सर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। उत्परिवर्तनवाद क्या होता है? ठीक है, उत्परिवर्तनवाद क्या होता है इसको भी जरा देखेंगे। यह सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था बताइए? कई बार पढ़ा आपने? बिल्कुल, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया। वेरी गुड। ठीक है, इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत है। ठीक है, इसमें कितने सिद्धांत होते हैं? तो 5 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर कौन कौन होता है? देखेंगे, इसको समझ लीजिए, पूछता नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि विकास यहीं से हुई है, तो आपका विकास या फिर जाति का विकास कैसे, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के, ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप मतलब क्या होती है। आगे देखेंगे, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। माइक बंद कीजिए। यह उत्परिवर्तन लक्षण के लिए शुद्ध मतलब क्या होता है? नस्ल होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होती। क्या होता है? अनिश्चित होते। क्या होते हैं? बोलिए क्या? सर लूसेंट का बायो कब तक खत्म कर देंगे ये आप? जल्दी कर देंगे। अभी तो अभी शुरू का ज्योग्राफी लूसेंट चल रहा है। ठीक है, खत्म करेंगे इसको। एक लूसेंट का एक लाइन खत्म कर देंगे। ये बायोलॉजी कब तक खत्म हो जाएगा सर? जल्दी हो जाएगा, रोज तो एक क्लास ले ही रहा हूँ ना। ये सब था डिटेल्स में है। ठीक है, फिर हम बताएंगे सब प्रश्न कहाँ से आता है। ठीक है, फिर प्रश्न छाट के नोट्स बना के भी आप लोग को देंगे लूसेंट का। ओके, फिर भी जैसे 1-2 हफ्ता लग जाएगा। एक सप्ताह, कम से कम 1 सप्ताह लगेंगे कम से कम बायोलॉजी को खत्म करने। प्रॉपर क्लास चलते थे तो 1 सप्ताह। ये सेम टाइम है ना? हाँ, सेम टाइम 3 से 4 के बीच में ही होती है। हम 1 घंटा पहले मैसेज डाल देते हैं क्लास से पहले। ग्रुप को पिन कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? अनिश्चित होता है। ये किसी एक अंग में विशेष होता है, अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, या तो किसी एक विशेष अंग में हो सकता है या फिर अनेक अंगों में भी एक साथ उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जीव सभी जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। बात करेंगे सभी जीव जातियों उत्परिवर्तन की प्राकृतिक क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक में इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति मतलब माना जा सके। ठीक है, जीन के भीतर, ठीक है, अनुक्रम अर्थात उत्परिवर्तन क्या कहलाता?
उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपने जो पढ़ा इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता। प्रश्न क्या क्या आता है उसको मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा प्रश्न देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया था। तो सबसे पहले जैव विकास होता क्या है उसका डिफिनेशन मैंने बता दिया। जैव विकास के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तो लैमार्क, डार्विन, ठीक है, बैलेस, डिब्रीज संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद समजात क्या होता है, तो समजात का एग्जांपल आप लोग ध्यान में, ह्यूमरस हो गया, रेडियो अल्लाह, काल्पस, मेटाकाल्पस आदि अस्थिया में आपको देखने को मिलती है। बिल्ली का पंजा, ठीक है, घोड़ा का अगली टांग, ठीक है, चमगादड़, सील के फ्लीपर, ये सब आते हैं समजात में। समरूप अंग कौन होते हैं, तो ध्यान में रखिए तितली, पक्षियों का चमगादड़, पंख उड़ने का कार्य करती है, सारे के सारे मतलब समजात में समरूप में आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अवशेषी अंक, मनुष्य में बहुत अधिक अवशेषी अंक पाया जाता है, 100 से अधिक अवशेषी अंक मनुष्य में पाया जाता है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव किसमें था, साइनोबैक्टीरिया थे। पशुओं का विकास मतलब किसके, सरीसृपों से हुआ। जल स्थल चल जीवों का विकास मतलब मत्स्य वर्ग में हुआ है। अस्थनि वर्ग के जंतुओं का विकास की बात सरीसृपों से हुआ है। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े लैमार्क बाद, डार्विन बाद, उत्परिवर्तन बाद से सिद्धांत आता है। लैमार्क बाद की किताब थी जिसका नाम था फिलोसॉफिकल क्या नाम था इसका, फिलोसॉफिकल जूलॉजिक, 1809 में आई थी। इतना ही आपको ध्यान में रखना था। उसके बाद हम लोगों ने बताया था, ठीक है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या बोलते हैं, टोंटोलॉजी कहते हैं। डार्विन बार का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, कब दिया था, तो 1831 में दिया था, जब उसने संपूर्ण विश्व की एक चक्कर लगा दी थी बीगल नामक जहाज से, ध्यान में रखेंगे। नव डार्विन बार का सिद्धांत क्या था, तो वही मैंने बता ही दिया। ठीक है, मतलब डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा मतलब नव डार्विन का सिद्धांत मतलब दिया गया था। ठीक है, जिसमें कितने कारक थे, तो 4 कारक बताए गए थे। ठीक है, विविधता था, उत्परिवर्तन था, प्रकृति वरण था और जनन था। उसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, ठीक है, उत्परिवर्तन देखा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसके मतलब 6 मुख्यतः वजह बताए थे इसने। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे जेनेटिक्स के बारे में देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या होता है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, क्या होते हैं, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब क्या होता है, संचरित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देखेंगे अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर विधि संचरण मतलब वो मतलब पास होते रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पास होते रहता, इस विधि को जेनेटिक्स कहते हैं। क्या, अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेनर जोहान मेंडल ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिए। इसी कारण अनुवांशिकता का पिता कैसे किसे कहते हैं, अनुवांशिकता के पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है, मेंडल को कहा जाता है। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, यहाँ पे मेंडल मत मार दीजिए, किसने दिया, विलियम बिल्कुल अनुवांशिकता शब्द की बात करेंगे तो विलियम वाटसन ने दिया था। किसने दिया था, विलियम वाटसन ने दिया था। वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने बताया। जबकि जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, क्या बताएंगे जीन शब्द के बारे में, बिल्कुल जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि चीजें आपको याद हो। सबसे पहले बताइए, फादर ऑफ अनुवांशिकता किसे कहते हैं, अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, बिल्कुल जोहान मेंडल को कहते हैं। बहुत सुंदर। बात करो अनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, तो क्या बताएंगे अनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, विलियम वाटसन ने दिया था। बहुत सुंदर, ठीक है। लेकिन जीन शब्द किसने दिया था, तो क्या बताएंगे, जोहानसन ने दिया था। बहुत सुंदर, ठीक है, जोहानसन ने दिया था। बेहतरीन बताया। अनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने, ठीक है, किसके पौधे का प्रयोग किया था, क्या बताएंगे, बिल्कुल मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, तो अनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का मतलब क्या किया था, चुनाव किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों के वंशागणित के अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जोड़ी पर उसने कौन सा किया, विपरीत गुण पे। आप बोलोगे सर विपरीत गुण पे क्या होता है,
तो आप देखेंगे जैसे हम लोग जर्सी गाय का एक नस्ल जानते हैं ना, तो विदेशी नस्ल है, ठीक है। सर तो भारतीय नस्ल से विदेशी नस्ल को क्रॉस करके एक तीसरा नस्ल बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोले, संकरिये कहते हैं या फिर हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान में हादसा, रखिएगा, जैसे आपने हाल ही देखा। में एक गंगा क्लो बनी है ना, बिल्कुल पंजाब में बिल्कुल, कहीं हाँ बनी है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उससे उसी बनाई तरीके है। से देखिएगा। इसमें मतलब ना एक छोटा छोटा मतलब एक हाल फिलहाल में भी नजर आने बछड़ा छोटा, बहुत छोटा होता है, ठीक है। आपने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा होगा, तो वो सभी क्लोन किया हुआ है, ठीक है। तो मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों के वंशागणित के अध्ययन किया, वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय कहते हैं। आप देखें एक संकरीय क्रॉस, ठीक है, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या होता है एक संकरीय का, मतलब मोनो। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बौने टीटी के पौधे का मतलब क्या किया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो यहाँ पे जी देखेंगे, सर यहाँ पे जो फिगर जो दिया हो इसको आप लोग देख के इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप का अनुपात 3.1 रखा गया था, जीनोटाइप का अनुपात 1.2 सॉरी, ये 3:1, एक अनुपात दो अनुपात 2:1 मतलब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो मेंडल ने मतलब हम्म क्या किया था, एक संकरीय क्रॉस के मेंडल ने क्या किया था, एक लंबे टीटी एवं बौने टीटी के पौधे का मतलब क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे चलते हैं। द्विसंकरीय क्रॉस के लिए मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल एवं पीले बीज एवं हरे एवं झुरीदार बीज के उत्पन्न पौधे को मतलब क्रॉस किए करवाया। इनमें गोल तथा, ठीक है, पीला बीज मतलब क्या होता था, प्रभावित होता है, ठीक है। तो मेंडल का ये सारी जी चीजें थी। ये वाला सर यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। जीनोटाइप का अनुपात यहाँ पे दिया, इसमें नहीं पूछता। फिनोटाइप का अनुपात ये बहुत उतना नहीं पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला एवं दूसरा तीसरा नियम, ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस पे मतलब क्या था, आधारित था। मेंडल का नियम क्या था, इसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो सबसे पहले उसने बोला प्रभाविकता का नियम दिया, ठीक है। अभी क्या नियम था, तो एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा विपयारी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी से केवल प्रभावी गुण ही मतलब दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण जी सर उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में मतलब क्या होता है, प्रकट होता है, ठीक है। प्रकट होता है अब जी यहाँ सर देखिए, एक नियम उसने दिया, पृथक ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जिसको बोलते हैं, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जिसको पृथककरण का नियम। ये क्या होता है, तो लक्षण कारकों ने जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक अन्य युग्मक में पहुंचता है। इस नियम के युग्मक को शुद्धता का नियम कहते हैं। तो बस उसके ध्यान में, पृथक्करण का नियम मेंडल से संबंधित है, प्रभाविकता का नियम क्या है, वो भी आपको मेंडल से संबंधित है, ज्यादा मेंडल इसको से ध्यान ही में रखिए। और इसी के अनुसार गुण सूत्रों की संख्या ज्ञात की गई। तो सबसे पहला था मनुष्य का गुण सूत्र की संख्या क्या होती है, वही बता दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। मनुष्य का 46 मनुष्य का 46 होता है, ठीक है, मनुष्य का 46 होता है, फिर 23 जोड़ा होता है, ठीक है। कुछ प्रमुख है, उसको ध्यान में रखें। मटर पे किया गया, मटर को याद कर लीजिए, कितना मटर का, 14 14 सर। मच्छर का, दो मच्छर का 6 का कितना है, 6 है, 6 ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, नींबू में कंफ्यूजन होता है, 18 और 36 दोनों होता है, ठीक है, ध्यान में छोटा रखें। वाला नींबू का नींबू कितना का होता है, 18 बड़ा वाला नींबू का 36 हाँ ठीक है, ध्यान में रखिए, 18 36 याद रखिएगा, ठीक है। चूहा का याद कर लीजिए, 40 होता है। चूहा का कितना होता है, 40 होता है। सब तो 40 याद नहीं रख सकते। 42 है सर। चूहा का एक माउस होता है, एक राइट होता है, माउस का चक्कर होता है, 40 42 दोनों लेता है, ठीक है। राइट वाला का 42 लेता है, माउस वाला का 40 लेता है, ठीक है। गेहूं 42 सर। 42 जी याद रखिए, ठीक है। चिंपांजी, ठीक है, मनुष्य का मतलब प्राणी उसका समझा जाता है, इसका ध्यान में रखिए, ठीक है। कितना होता है, 48 होता है, ठीक है। तंबाकू का भी 48 होता है, घोड़ा का 64 होता है। कुत्ता याद रखिए, ठीक है, मनुष्य का वफादार प्राणी, ठीक है। 78 कबूतर 80, ये याद कर लीजिए, पूछता है, कबूतर का पूछा हुआ है, कुत्ता का पूछा हुआ है, ठीक है, चूहा का पूछा हुआ है, नींबू का पूछा हुआ है, हाँ ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, ट्रेडोफाइटा का कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, 1300 से लेकर मतलब क्या होता है, 1600 के बीच में होता है, ठीक है। 1300 से कितना होता है, 1600 1600 के बीच में होता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ लीजिए इसको एक बार, पढ़ हाथी का लीजिए भी एक होता बार। है मेरे सर। शुद्ध के कैसे होगा, हाथी का सबका लेकिन दिया होता नहीं है। सबका 640 होता है, कितना होता है सर? कितना, 640 सर। तो थोड़ी ना होता है वो।
आप जो बता रहे हो प्रजनन काल सर बता रहे हो। हाथी का प्रजनन काल कितना होता है? नहीं पता सर। मैंने होमवर्क चैनल का लिंक नीचे डाल दिया, सभी लोग होमवर्क चैनल से जुड़ जाइए जो भी नए लोग आए हैं, ठीक है। चलिए सर सेट का इसमें आंसर कब मिलेगा सर? हाँ सेट का आंसर डाल दूंगा थोड़ा देर में। हाँ सेट प्रैक्टिस जिनको करना है होमवर्क ग्रुप में डालिए, वहां पे सेट प्रैक्टिस आता है। 3 आस्था आईएएस का सॉरी इम्तिहान आईएएस का 3 दरोगा का सेट गया है, ठीक है। मतलब प्रीमियर लेवल का टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं से कहीं से फोटो खींच के सीधे डाल दे रहा हूँ। प्रीमियम क्वालिटी का टेस्ट आपको दिया हूँ, इम्तिहान आईएएस का दरोगा का। बना के कॉपी ग्रुप में कॉपी सबमिट करना है, फिर मैं आंसर शीट डालूंगा, अपना नंबर मिला लेंगे, फिर पीसी पे उसका क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। परसों से आप लोग को बिहार एसएससी का भी सेट मिलना शुरू होगा। जिनको दरोगा बनाना होगा दरोगा बनाइएगा, जिनको बिहार एसएससी बनाना होगा बिहार एसएससी बनाइएगा, ठीक है। जिनकी जैसी इच्छा वैसी किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज बिहार एसएससी को लेकर आया था, तो बिहार एसएससी का भी डालना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी दरोगा वाला बिहार पुलिस का दरोगा डाक बनाइए ना, उसी से हो जाएगा आपका बिहार पुलिस। दरोगा बनाइए, उसे दरोगा का जीके वगैरह तो वही सब रहेगा, क्या रहेगा उसमें। और मैथ रीजनिंग के लिए बनाना है तो आप बिहार एसएससी का बना लीजिए। बिहार बाकी एसएससी के पेड लिए फिर कौन सा सेट ठीक रहेगा? बिहार एसएससी के लिए टेस्ट कौन सा ठीक रहेगा, किसका? मैं दूंगा बिहार एसएससी का भी, मैं देखा नहीं, मैं दूंगा, मैं खुद दूंगा, वही को बनाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन उसको सॉल्व भी करवा देंगे हम देंगे तो, ठीक है। और बाकी बीपीएससी पेड ग्रुप में सेक्शनल टेस्ट आपका शुरू हो गया। हिस्ट्री का एक टेस्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टेस्ट। एक पॉलिटी या ज्योग्राफी का आजकल में डाल दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। 100 टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 से, ठीक है। मतलब 15,000 क्वेश्चन कराने का उसमें टारगेट है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बीपीएससी का। चलिए अगला नियम क्या है, तो स्वतंत्र अपवहन का नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशावली दूसरे को मतलब प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नियम है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने 1605 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। तो जेनेटिक्स नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, याद करने वाला डब्ल्यू फैक्ट याद वाटसन। कीजिएगा, वाटसन ने 1605 में। लेकिन बात करेंगे पीछे भी हम लोग पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया, ठीक है। चलिए जीवधारियों के जो लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। उसको फिनोटाइप कहते हैं। बहुत सुंदर। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका क्या कहते हैं, जिनके कारकों से जीन बना होता है तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप जीनोटाइप पूछा हुआ था, जीनोटाइप क्या होता है ध्यान में रखिएगा। फिनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और जीनोटाइप में क्या होता है, तो जीवधारियों के संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं जो कारकों का बना होता है, ठीक है। एक रुपये स्टार पे सभी लोग नया वाला लुसेंट खरीद लीजिएगा, ठीक है। इतना पैसा खर्चा होता है, 100-150 में आएगा, ज्यादा में नहीं आता, 130-140 रुपए में दिया था। तो नया वाला सभी लोग लुसेंट ले लीजिए एक बार, ठीक है। जो पिछला साल लिए तो वो नहीं लेंगे, लेकिन जिनका 3 साल 4 साल हो गया लिए हुए वो लोग ले लीजिए। जो पिछले साल लिए तो वो मत लीजिएगा, इसी साल लिए सर। जिनका ज्यादा, हाँ तो बस हो गया, जिनका ज्यादा दिन हो गया वो ले सकते हैं, ठीक है। उनके विभिन्न, ठीक है, एक ही उनके विभिन्न विपर्यायी गुणों में प्रकट करने वाले लक्षण कारकों के एक दूसरे का युग्म विकल्पी या फिर एरिल कहते हैं। यानी एक ही जिनके विभिन्न प्रारूप क्या होता है, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। उसका क्या होता है, सहलगनता होता है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों के इस प्रकृति को क्या बोलते हैं, सहलगनता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशागुणित होते उन्हें मतलब क्या कहते थे, सहलगन जीन कहते हैं, ठीक है। लिंग सहलगन जीन, लिंग सहलगन गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए प्रयोग होता है। वास्तव में एक गुणसूत्र पर स्थित जीन ही मतलब लिंग सहलगन जीन कहा जाता है, ठीक है। सब नियम है, पढ़ लीजिए इसको, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव नर पर तथा मादा दोनों पे पड़ता है, ठीक है। लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की थी। किसने की थी, ये पूछ सकता है। लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने की थी, तो मॉर्गन ने की थी और 1910 में की थी, ठीक है। मनुष्य में कई लिंग सहलगनता गुण जैसे बात करें रंग वर्णाधता, गंजापन, ठीक है, हीमोफीलिया जो कि एक वंशागुणित बीमारी है, मायोपिया की बात करेंगे,
हाइपरटाइक्रोसिस की बात करेंगे इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलगनता गुणसूत्र स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं, ठीक है। तो स्त्रियां में कम होती है लेकिन पुरुषों में क्या होते हैं, ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे मानव आनुवांशिकता, यहाँ से प्रश्न कुछ पूछता है। सबसे पहले गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। इसका नामकरण किसने, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? वाल्टेयर ने। डब्ल्यू वाल्टेयर वाल्टेयर बिल्कुल, डब्ल्यू वाल्टेयर ने इसका किया था। कब किया था? 1888 में किया था। कब किया था इसका? तो 1888 में किया था, ठीक है। गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीनोम। तो जीनोम जीनोम। कहते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, ठीक है। जीन इनकी गुणसूत्रों पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जीन गुणसूत्र इन्हीं गुणसूत्रों पे पाया जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जीनोम कहते जीनोम। हैं। जीनोम। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्लाज्मा जीन। प्लाज्मा जीन कहते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या बोले? प्लाज्मा जीन कहते हैं, ठीक है। चलिए 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की, ठीक है, आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई मतलब क्या है? ये पूछा हुआ है, कई बार पूछा, ये सो रट जाइए। क्या नाम है जीन की? जीन की कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। क्या है इसको? क्या बोलेंगे? सिस्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? इसको भी रटिए, न्यूटन है, ठीक है। तथा पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन तो रेकॉन है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से याद करवाता हूँ। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचार दी गई थी। जीन की आधुनिक विचार किसके द्वारा दी गई? वेंजर के द्वारा। किसके द्वारा? वेंजर के द्वारा दी गई, याद रखिएगा, ठीक है। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या है? तो क्या बताएंगे? जीन की कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो क्या बताएंगे? उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन म्यूट्रॉन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। उत्परिवर्तन की इकाई की बात करें म्यूटॉन, बहुत रिकॉन। सुंदर। तो बिल्कुल, तथा पुनः संयोजन की इकाई की बात करें क्या हो जाएगा? रिकॉन हो जाएगा, ठीक है। मानव में कितने प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा है। तो 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड मनुष्य में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। आर्थर कोनबर्ग ने 1962 में डीएनए एवं, ठीक है, बात करेंगे पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। तो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की? क्या बताएंगे? कॉर्नबर्ग ने। कॉनबर्ग ने की। कब किया था कॉनबर्ग ने? तो क्या बताएंगे? 1962 में। 1962 में किया था। कब किया था? नहीं, 1962, ठीक है। 1962 में कॉनबर्ग ने किया था, ठीक है। यह डीएनए के सहायता से किसका संश्लेषण होता है? डीएनए के सहायता से किसकी, सॉरी, इसी की सहायता से मतलब क्या होता है? ये पॉलीमरेज नामक एंजाइम की जो खोज की थी, इसी की सहायता से किसकी संश्लेषण होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण जो होता है, तो मनुष्य के लिंग निर्धारण जो होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है मनुष्य में? 46। कितनी गुणसूत्र? बहुत सुंदर। तो ध्यान में रखें, 46 गुणसूत्र। कितनी गुणसूत्र? तो 46 गुणसूत्र, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। प्रत्येक संतान को, ठीक है, प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो शुक्र जनन, ठीक है। शुक्र जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें से 23वीं जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आधे तो दोनों में बराबर होता है, ठीक है। 23वीं जोड़ी में क्या माता की तरफ से क्या निकला? एक्स निकलेगा। तो 22 + x किसमें? मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। फीमेल। क्या हो जाएगा? 22 + 1। नारियों में एक समान की प्रकार की गुणसूत्र अर्थात मतलब 22 + x होता है, मतलब सारा x ही होता है, ठीक है। जबकि पुरुष में 22 तथा 22 + x वाले अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। निषेचन के समय यदि अंडाणु x गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्म जन्म में 23वीं जोड़ी XX बन जाती है और इनमें बनने वाली संतान मतलब क्या होगी? लड़की होती है। लेकिन अगर बात कीजिए वही XY अगर मिलेगा तो संतान जो होगा क्या होगा? ठीक है, Y गुणसूत्र का मिलेगा तो लड़का होगा, ठीक है। मतलब ध्यान में रखिए, किसी भी कंडीशन में महिला के पास तो X ही है। डिपेंड करता है पुरुष का X मिल रहा है कि पुरुष का Y मिल रहा है, ठीक है। इससे ये मिलेगा तो गर्ल्स, इससे अगर मिल जाएगा तो बॉयज, ठीक है। ध्यान रखेंगे। गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो बोलेंगे संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो क्या बताएंगे? पिता। तो गुणसूत्र बताएंगे। क्या बताएंगे? तो गुणसूत्र बताएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चलो उसके बाद क्या? प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन प्रकनली के अंदर होता है, ठीक है।
तो परखनीली शिशु के मामले में परखनीली किसके अंदर होता है? तो निषेचन के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो परखनीली शिशु की बात, पहला परखनीली शिशु कौन था, याद है क्या? फर्स्ट परखनीली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सर क्या नाम था उसका, क्या बताइए, क्या नाम था पहला? क्या बहुत अच्छा नाम था उसका। डॉली तो वो भेड़ का वो था ना, भेड़ डॉली थी। मनुष्य का पता नहीं। भारत में पहला कौन था? भारत में कनफुरिया अग्रवाल। वर्ल्ड में क्या था? लुइस ब्राउन। हाँ, लुइस ब्राउन वर्ल्ड में लुइस ब्राउन था ठीक है, सर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करता है। मतलब बच्चा का मतलब पिता कौन है, ठीक है, इसको जानने के लिए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो होता है वो भी प्रश्न पूछता है, फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो पता लगाने के लिए, मतलब बच्चा का पिता कौन है, या फिर बलात्कारियों का पता लगाने के लिए, चोर का पता लगाने के लिए, सबका मतलब डीएनए का प्रयोग किया। अभी एक मूवी आई थी, क्या नाम था जिसका प्राइज भी मिला, कौन सी मूवी आई थी? मिमी। ठीक है, देखिए फिल्म देखना, कम पढ़े लिखे लोग, जो कम पढ़ाई लिखाई करता है, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसके फिल्म देखने के, उसको फिल्म देखना उसके लिए बुरी बात होती है। लेकिन जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करता है और पढ़ाई लिखाई से हमेशा जुड़ा रहता है, उसके लिए फिल्म देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मिमी फिल्म आप लोग को एक बार देखना चाहिए। और किस पे है? तो सरोगेट मर्डर पे है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन मुझके सरोगेसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी देख के समझ सकते हैं क्या होता है। अभी नया नया कॉन्सेप्ट आया है, सेरोगेसी के ऊपर है। सेरोगेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, किराए का ऊँख। क्या होता है? किराए का ऊँख। का मदर। मतलब हर लड़की जो होती है ना, वो मतलब खुद मतलब क्या कर सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो आधुनिक तरीके से मतलब किराए का मतलब ऊँख लेकर, ठीक है, बच्चे का मतलब किसी दूसरे के, ठीक है, दूसरे में वो करवाया जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, क्या कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, कुछ तथ्य जो थे, ये तथ्य किसने दिए, किसकी फैक्ट है ये? जीव द्रव्य की जीवन का भौतिक आधार किसने दिया? हैक्सले ने दिया था। क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन बताइए। क्रोमेटिन का किया था? डब्लू, बिल्कुल डब्लू फ्लेमिंग ने। ठीक है, पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? पौधे में कोशिका विभाजन की वर्णन स्ट्रॉसबर्गर ने किया। किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ठीक है, माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था? माइटोसिस शब्द का फ्लेमिंग ने किया था। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, भ्रूण विज्ञान की स्थापना बताइए। राउक्स ने किया था, बहुत सुंदर। क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने? क्रोमो शब्द का किसने किया था? क्या बताएं? क्रोमोसोम का वाल्टेयर, बहुत सुंदर, डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया, किसने बताया? हेरिगल एवं बिलफ्रोथ ने। क्या? एच हेरिगल, एच बिलोफ्रोथ ने। ठीक है, दोनों का नाम एच एच लगा हुआ, तो एच एच छोड़ दीजिए। ठीक है, हेलेरिगल और बिलफ्रोथ याद रखिएगा। ठीक है, विषाणु के अस्तित्व का प्रमाण किसने दिया? इवानोस्की था, ये रशियन था। ठीक है, ध्यान रखिए। जर्म प्लाज्मा का निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने दिया। ठीक है, ईस्ट, बात करें ईस्ट, ठीक है, ईस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करने, उनमें किण्वन कराया जाना, उन्हें जाइमस का नाम किसने दिया? तो बुनकर ने दिया। किसने ने? बुनकर ने दिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का प्रतिपादन किसने किया? न्यूक्लिक एसिड का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। बहुत से रक्त वर्गों का पता किसने लगा? रक्त वर्गों का पता। बहुत सारे जीवाणु भोजू की खोज किसने की? बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? इसका टर्बोट। क्या बोलते हैं? रक्त वर्ग में कौन कौन होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और भी होता है क्या? ये सब इसी से बनते हैं, इसी से सारे बनते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। क्या नाम था उसका? लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो टी.एच. एक्सले ने जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार बताया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया। स्ट्रॉसबर्गर ने पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किया। डब्ल्यू रॉक्स ने क्या किया? भ्रूण विज्ञान की स्थापना की। डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया।
एच हेलरीगल एवं बिलफ्रोथ ने दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण को बताया, जो कि उसके जड़ में होता है। इवानोस्की ने क्या किया, तो विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए। बीजमैन ने क्या दिया, जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत दिया। बुनकर ने क्या दिया, तो इष्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके उनमें किण्वन कराया गया और उन्हें जाइमेज का नाम दिया। अल्टमान ने क्या किया, तो न्यूक्लिक एसिड शब्द का प्रतिपादन किया। हुगो दे ब्रिज ने क्या किया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, रक्त वर्गों का पता लगाया। टॉबोट ने क्या किया, था जीवाणु भोजी की खोज की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप थोड़ा सा इधर चलते हैं, इधर चलिए आप चलेंगे। बताने ग्रिफिथ ने क्या किया, तो न्यूमोकोसस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया, तो पेनिसिलिन की खोज की। क्या चीज की खोज की फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की। रॉक एवं रक्षा नॉल एवं रस्का ने क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन वीवीआई। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, क्या बताएंगे, नॉल व रस्का ने। बिल्कुल, नॉल एवं रस्का ने। किसने की, नॉल एवं रस्का ने की। ठीक है, जी डोमैक ने क्या किया, तो सल्फा ड्रग। ठीक है, सल्फा ड्रग की खोज की किसने की, तो जी डोमैक ने। टेंसले ने क्या किया, आज के करंट के क्लास में इकोसिस्टम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, टेंसले ने किया। ठीक है, जबकि परिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, परिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हैंड्सक्रेप्स क्या होता है, हैंड्सक्रेप्स तो श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगा कि श्वसन के दौरान CO2 उसी चक्र के फलस्वरूप मतलब क्या होती है, निकलती है, उसको लिए बोलते हैं हैंड्सक्रेप्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो S.A. बैक्समैन। ठीक है, A.S. बैक्समैन। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की किसने की, तो बैक्समैन ने। किसने की, बैक्समैन ने। ठीक है, जेबी समरन ने क्या किया, तो एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया। क्या किया, तो एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया। ठीक है, किसने, तो जेबी समरन ने। शाल्क ने क्या किया, तो पोलियो के बचाव के लिए टीके का निर्माण किया। इसको शाल्क टीका कहता है। ये आपके मुख में दिया जाता है। ठीक है, टीका लगा के देते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, लेकिन इसको मुख में देते हैं। ठीक है, C.O. मिलर। और बात करेंगे, ठीक है, F.S. स्कूग, इन्होंने क्या किया, तो कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन, ठीक है, साइटोकाइनिन की मतलब क्या की खोज की। हरिगोविंद खुराना ने क्या किया, तो पुनरावृत्तीय अनुक्रमण वाले, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से अनुवांशिक कोडों की खोज किया। कब किया था, तो आई थिंक 1968 में शायद किया था। नोबेल मिला था 1967 में। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। ठीक है, क्या किया, तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण, जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। ठीक है, रॉबर्ट एडवर्ड ने क्या किया था, प्रकनली शिशु, ठीक है, तो फास्ट टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित करने का तकनीक का विकसित किसने की, तो रॉबर्ट एडवर्ड ने। ठीक है, रॉबर्ट जार्विक ने क्या किया, तो कृत्रिम हृदय विकसित किया। इन्हीं के नाम पर जैविक सेवन नाम का कृत्रिम हृदय मतलब क्या बनाया गया। जैविक सेवन क्या है, तो एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, इन्हीं के नाम से बना। कल हम लोग वनस्पति विज्ञान की तरफ हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने बायोलॉजी का एक सेक्शन जो कि मतलब मनुष्य से था, सॉरी मनुष्य से नहीं था, क्या था, जानवर से था ना, जानवर मनुष्य सब था ना, मुख्यतः जानवर ही थे इसमें। वनस्पति होगा उसका मनुष्य के लिए भी और एक चैप्टर होता है। ठीक है, वनस्पति कल खत्म करेंगे। ठीक है, वनस्पति कल थोड़ी ना अभी चलेगा, लंबा चलेगा ये, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो